तो हेलो जीएनएम स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के पार्ट 2 में। और इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में शुरू किया था, पीवाईक्यू बनाना, और इसका हम लोगों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम इसको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो इसमें है कि वृद्धावस्था नर्सिंग किसे कहते हैं, यानी कि गेरियाट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं, और फिर वृद्धावस्था नर्सिंग के कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। और जो जेरियाट्रिक नर्स होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं उनका विस्तार से वर्णन करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका आंसर करना। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि जेरियाट्रिक नर्स ये क्या हो जेरियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है या फिर वृद्धावस्था नर्सिंग क्या होती है। तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी देखभाल विशेष हो जाती है, मतलब कि उसको कुछ स्पेशल देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होता है। तो जब जो व्यक्ति खुद की सहायता करने में असमर्थ होता है और वो वृद्ध है तो उसकी जो सहायता की जाती है नर्स के द्वारा उसको बोलते हैं वृद्धावस्था नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें नर्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसमें क्या क्या भूमिका नर्स निभाती है वही हम लोगों को आज देखना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है पर्याप्त पोषण प्रदान करना। तो पर्याप्त पोषण प्रदान करने में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वृद्धावस्था में जो पाचन क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, अतः व्यक्ति को पर्याप्त भोजन प्रदान करना चाहिए। तो जो पर्याप्त पोषण जो है उसको प्रदान करने के लिए हमें अलग अलग तरीके जो भी अपनाने पड़ेंगे वो देना चाहिए। जो रोगी है उसको उच्च कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। उसको जब उसके रोगी का मेनू प्लानिंग किया जाएगा, जब उसके खाने का मेनू प्लानिंग किया जाएगा तो उसको उसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भोजन चबाने, निगलने और पाचन क्षमता का पता रखना चाहिए कि रोगी का ये सारी चीज़ें कैसी है, और उसी के अनुसार उसका भोजन तैयार करना चाहिए। फिर जो अगला पॉइंट है कि जो रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। रोगी को परोसे जाने वाले आहार पोषण युक्त, ताज़ा और सुपाच्य होना चाहिए, मतलब पोषण युक्त होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और जल्दी पचने वाला होना चाहिए, मतलब आसानी से पच जाने वाला होना चाहिए। और खाने से पूर्व जो भी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, जैसे कि हाथ धोना, कुल्ला करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। रोगी को ये सलाह देनी चाहिए कि रोगी जो है वो छोटे छोटे टुकड़े लेने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो बूढ़े रोगी होते हैं उनका अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वो अगर बड़े बड़े टुकड़े लेके खाएंगे तो वो अक्सर उनके गले में अटक जाता है। तो इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा और बार बार भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और रोगी के भोजन में पर्याप्त रेशेदार अंश होना चाहिए ताकि उनका जो पेट है वो सही रहे। उनके फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे तो उनका जो पाचन शक्ति रहेगा वो मजबूत रहेगा। तो ये था इसके बारे में। तो अब अगली पॉइंट देखें तो ये है कि तनाव व चिंता को कम करना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, तो व्यक्ति की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, व्यक्ति को अपनेपन व लगाव वाला व्यवहार देना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का समाधान का मार्ग बताना चाहिए। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है तो उसको समस्या का समाधान का मार्ग बताना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। रोगी की पसंद अनुसार मनोरंजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि रोगी को जो चीज़ पसंद है उसके अनुसार उसको मतलब कि चिकित्सा जो है उपलब्ध करवानी चाहिए। और फिर व्यक्ति को स्वच्छ रखना। तो स्वच्छ रखने में क्या क्या किया जाता है, तो व्यक्ति की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्ति के मुंह की देखभाल की जानी चाहिए। व्यक्ति को साफ कपड़े पहनाने चाहिए और उसके बिस्तर को भी साफ रखना चाहिए। व्यक्ति के बालों एवं त्वचा को भी साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, फिर है पर्याप्त आराम प्रदान करवाना। आराम प्रदान करवाने में क्या क्या चीज़ आएंगी, व्यक्ति को आराम प्रदान करवाना चाहिए, हर 2 घंटे में बदलते रहना चाहिए उसकी स्थिति, नहीं तो बेड सोर हो जाएगा। यदि बेड सोर है तो वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस पे व्यक्ति को लेटाना चाहिए, जिससे कि उसका बेड सोर कम हो जाए और फिर आगे उसको फर्दर बेड सोर ना हो। व्यक्ति को सोते समय परेशान नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो सीडेटिव भी दिए जाने चाहिए ताकि वो प्रॉपर आराम ले सके सही से। फिर है व्यक्ति को व्यायाम के लिए प्रेरित करना। व्यायाम में व्यक्ति को नियमित व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, जैसे गहरी सांस लेना, सुबह सुबह घूमना, योगा आदि,
तो इन सब चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति के व्यायाम में उसे व्यायाम करने से उसमें स्फूर्ति बनी रहती है, मतलब कि वो तरोताज़ा रहता है और उसके अंदर फुर्ती बनी हुई रहती है। फिर व्यायाम करने से भूख भी अच्छी लगती है, ये भी चीज़ है कि व्यायाम करने से भूख अच्छी लगती है क्योंकि खाना अच्छे से पच जाता है। फिर व्यक्ति को चलने के लिए छड़ी या वॉकर प्रदान करना चाहिए ताकि वो आसानी से चल सके और गिरे नहीं। फिर है सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने में व्यक्ति को यथासंभव ग्राउंड फ्लोर पर रहने की सलाह देनी चाहिए ताकि वो सीढ़ी पे उतरने में गिर ना जाए। यदि आवश्यक हो तो बेड रेलिंग लगानी चाहिए ताकि वो लुढ़क के ना गिर जाए। और फिर स्नान घर में फिसलन को हटाना चाहिए और व्यक्ति को बैठ कर नहाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो फिसल के गिर ना जाए। और व्यक्ति को भारी कार्य करने से रोकना चाहिए ताकि उसे कोई इंजरी ना हो जाए। फिर अगला पॉइंट देखें तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। व्यक्ति को हेल्दी लाइफ स्टाइल में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहिए, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए सलाह देनी चाहिए और व्यक्ति को दवाई सही टाइम पर लेने के लिए कहना चाहिए। व्यक्ति को नियमित अस्पताल में विजिट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो पहले से पता चल जाए। व्यक्ति को दुर्गुणों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान, शराब, झगड़ालू प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों से उन्हें दूर रहने के लिए कहना चाहिए। और व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे जेरियाट्रिक नर्सिंग के बारे में कि उसमें नर्स का क्या रोल है और जेरियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो बूढ़े लोग होते हैं जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते खुद से, तो उस टाइम पे जो नर्स जो उसको देखभाल करती है उसको जेरियाट्रिक नर्सिंग कहा जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स क्या है, व्हाट इज एड्स। तो एड्स आप लोगों को पता है कि एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और एड्स की रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसको हम सिर्फ जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एड्स है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये आपको याद होना चाहिए। एड्स एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। तो HIV का संक्रमण प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है, जिसके कारण जो संक्रमक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधकता क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये हमेशा बढ़ते रहता है रोग, और इसके वजह से जो रोग ये हमेशा जो है HIV वायरस जो है ये जो हमारे रक्षा तंत्र होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं और हमारी जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधकता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में द्वितीयक लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही काम नहीं करेगा तो हमारे अंदर दूसरी बीमारियों के लक्षण बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए और इसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया जाता है, इसको रोकने और नियंत्रण में लाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था ना, जो कि है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वर्ष 1986 में HIV द्वारा प्रथम रोगी पाए जाने के पश्चात 1987 में भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो 1986 में भारत में पहला एड्स का केस आया था, उसके वजह से 1987 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और इस प्रोग्राम के क्या क्या उद्देश्य थे इसके बारे में जानें। तो इस प्रोग्राम के निम्न उद्देश्य थे। पहला है HIV के संचरण को रोकना, फिर HIV के कारण होने वाली रुग्णता यानी कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की रोकथाम करना, मतलब जो भी उससे बीमार हो रहे हैं और जो उससे मर रहे हैं उसकी रोकथाम करना। फिर है HIV संक्रमण के फैलने के तरीके एवं बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय में जागरूकता फैलाने, इसके ये कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जो उपाय है उसको जनता में फैलाना। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि वार्षिक देख रेख निगरानी यानी कि एनुअल सेंटिनल सर्वेलेंस। इसके अंदर क्या किया गया कि इसके द्वारा न केवल उच्च जोखिम युक्त अपितु कम जोखिम वाले जनसंख्या समूह में भी HIV संक्रमण के फैलाव दर संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो ये एनुअल सेंटिनल सर्वेलेंस जो है इसके अंदर डाटा इकट्ठा किया जाता है, और सिर्फ उसी जगह का डाटा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो एड्स है वो अगर एवरेज लोगों को हो रहा है, मतलब कि जो किशोर अवस्था के लोग हैं उनको हो रहा है, तो सिर्फ उनका ही नहीं, सारे एज ग्रुप का डाटा इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके द्वारा क्षेत्रवार एवं विभिन्न आयु में HIV संक्रमण की प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। तो HIV संक्रमण की प्रवृत्ति किसमें है और इसका पता लगाया जाता है। फिर दूसरा है पॉइंट इसमें एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन, रोकथाम पर जोर। चूँकि हमारे देश में HIV संक्रमण
एड्स के फैलाव की दर 0.3% से 5% है, यानी कि 0.5% है, अर्थात 99% से भी अधिक जनसंख्या संक्रमण रहित है, मतलब संक्रमण से बची हुई है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य जो लक्ष्य है, इसका फैलाव को रोकने के उपाय पर जोर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा लोग संक्रमित है नहीं, 1% से भी कम लोग संक्रमित हैं, तो अगर बचा लिया जाए तो बाकी लोगों को हम बचा सकते हैं। फिर है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता उच्च जोखिम युक्त लोगों को दी जाती है। जो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, जो लोग ज़्यादा किसी एड्स के लिए ससेप्टेबल होते हैं, जिनको ज़्यादा एड्स होने की संभावना होती है, उनको ज़्यादा इलाज का या फिर उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया बचाने के लिए, कि उनको ना हो सके। फिर है वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर में क्या किया जाता है कि इन केंद्रों पर सुरक्षित रूप से आने वाले लोगों को HIV संक्रमण, एड्स के परामर्श दिया जाता है एवं संक्रमण की मौजूदगी का पता लगाने हेतु रक्त परीक्षण किया जाता है। यह सब शैक्षिक आधार पर निःशुल्क किया जाता है। तो इसमें जो लोग खुद से ही एड्स के बारे में जानने के लिए आते हैं, उनको HIV संक्रमण और एड्स के बारे में जानकारी दिया जाता है, और अगर वो चाहते हैं टेस्ट करवाना तो उनका टेस्ट भी किया जाता है। अगर वो चाहते हैं पता लगाना तो उनका ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया जाता है, और ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जाती है। ठीक है, अब आगे है कॉन्डम के उपयोग को बढ़ावा देना। तो हम लोगों को पता है कि जो कॉन्डम है वही एड्स को बचाने का एक बहुत ही ज़्यादा जो सही मार्ग है, क्योंकि अगर दो कोई कपल हैं और अगर वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिक्विड अगर एक दूसरे से मिलते हैं, किसी भी तरह का बॉडीली फ्लूइड अगर एक दूसरे से मिलता है तो एड्स फैल जाता है। तो उनको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा उपाय है वो है कॉन्डम। तो असुरक्षित यौन संबंधों HIV संक्रमण का मुख्य कारण है। तो जो असुरक्षित यौन संबंध है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये HIV जो है इसका संक्रमण का मुख्य कारण है। तो जीवन साथी के अलावा किसी के साथ यौन संबंध बनाने पर कंडोम उपयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखें तो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम। HIV संक्रमित रक्त के चढ़ाने से संक्रमण फैलने की संभावना 100% रहती है। अगर किसी के जो एड्स का पेशेंट है, अगर उसका ब्लड लेके किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो ये 100% चांस है कि जिसको चढ़ाया गया है उसको भी एड्स हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और रोगी को रक्त चढ़ाए जाने वाले रक्त की HIV जाँच आवश्यक रूप से करना तथा रोगी को सुरक्षित रक्त ही चढ़ाया जाए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उस रक्त की सबसे पहले HIV जांच होनी जरूरी है। अगर HIV जांच क्लियर हो जाता है उसके बाद ही उसको किसी इंसान को रक्त चढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। तो हेल्थ वर्कर की जो स्वास्थ्य कर्मी है उसका प्रशिक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन व HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मी जैसे कि चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो इन सब लोगों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि एड्स के बारे में ये लोग अच्छे से उसको रोकथाम में मदद कर सकते हैं और जो टेस्ट वगैरह है उसको करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये 7वां पॉइंट जो है कि HIV संक्रमित माता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम ये करना चाहिए। ठीक है, HIV अगर कोई संक्रमित मदर है तो उससे उसके बच्चे की रोकथाम करनी चाहिए। तो पहले हम लोग पता होना चाहिए कि फैलता कब है और कितना ज़्यादा चांसेस रहता है एड्स फैलने का किसी प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे में। तो अगर ये चीज़ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्भावस्था के दौरान। तो गर्भावस्था के दौरान 10 से 15% चांस है कि ऐसा मदर से बच्चे में एड्स फैल सकता है। प्रसव प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं 40 से 50%, और प्रसव प्रक्रिया के पश्चात भी 25 से 30%, क्योंकि प्रसव प्रक्रिया के बाद जो है वो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बॉडीली फ्लूइड तो एक्सचेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी 25 से 30% चांस रहता है कि उसके बाद भी एड्स फैल सकता है। फिर उसके बाद है कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो यौन संचालित बीमारियों का नियंत्रण करना होता है, इसमें क्या है कि यौन संचालित बीमारियों STD एवं HIV संक्रमण के फैलने का तरीका एक जैसा ही है। तो HIV और STD दोनों एक तरीके से ही फैलते हैं। इसके अलावा यौन संचालित बीमारियों की मौजूदगी में HIV संक्रमण का संचरण आसानी से हो जाता है। तो जो
एसटीडी के साथ एचआईवी का संक्रमण बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए इस प्रकार स्पष्ट है कि यौन संचारित बीमारियों के नियंत्रण एवं इसके शुरुआती अवस्था में निदान, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार तथा एचआईवी संक्रमण के संचरण के दर को भी कम किया जा सकता है। अगर हम लोग एसटीडी को कम कर लें तो एड्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें देखा गया। फिर है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एआरटी थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है कि एचआईवी संक्रमण के रोगी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली दवाइयाँ रोगी को मुफ्त में दी जाती है। जो इसके अंतर्गत जो दवाई दी जाती है उसको मुफ्त में दी जाती है। फिर है समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एचआईवी संक्रमण एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया है। केवल इस रोग से बचाव ही एकमात्र उपचार है, इससे बचाव करना ही एकमात्र उपाय है। और इससे बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है लोगों में जागरूकता को उत्पन्न करना। अगर लोगों को पता होगा इसके बारे में तो लोग इससे आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए लोगों को एचआईवी संक्रमण फैलने के तरीके, उसके लक्षण, उसके निदान, उसके नियंत्रण और रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है ताकि जो एड्स है वो कम फैले या फिर उनसे लोग बच सकें। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो पूरा हो गया है। और चौथा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है एड्स और उसके एड्स के कंट्रोल और प्रिवेंशन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में सबसे पहला है हमारा आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं। एएनपी का होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। पीएससी का होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये तो सबको पता है। आयुष का मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये होता है आयुष का फुल फॉर्म। फिर होता है टीबीए ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। फिर होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। JSY जननी सुरक्षा योजना। और फिर MDSM मिड डे स्कूल मील, जिसको कि मिड डे मील के नाम से भी सब लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। और फिर आज के वीडियो में इतना ही लंबा रखे हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो फिर बोरिंग होने लगता है, समझ में नहीं आता है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।